गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे। साथ ही साथ आज का जो मुख्य बिंदु है, धारावाही वृत्तीय कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। इसके अलावा धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हम ज्ञात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ आंकिक प्रश्नों का यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहला एक आंकिक प्रश्न ले लेते हैं अपन। एक तार में जो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा है, 8 एम्पियर की धारा की दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तार के एक सेंटीमीटर टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में में 200 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये एक आंकिक प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेते हैं। एक तार में जो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा हुआ है, 8 एम्पियर की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तार के 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में 200 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण। तो सबसे पहले इसको अपन देखते हैं, एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। तार कैसा रखा हुआ है? उत्तर दक्षिण दिशा में, इस डायरेक्शन पे ऐसा ये तार रखा हुआ है। इसमें 8 एम्पियर की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसमें 8 एम्पियर की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तार के 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण हम ले लेते हैं एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। इस अल्पांश 1 सेंटीमीटर के टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में, अब यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा कौन सा होगा? ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो इस बिंदु पर, ये बिंदु कितनी दूरी पर है? उत्तर पूर्व दिशा में 200 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो तार से ये है 200 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निश्चित तौर पे ये कोण
थीटा होगा। इस दूरी को हम यहाँ पर ऐसे नीचे लिख देते हैं, ये कोण थीटा है और ये इसकी जो डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर है। तो सूत्र है एक सेंटीमीटर टुकड़े के कारण उत्तर अर्थात अल्पांश के कारण हम पहले पढ़ चुके हैं। डी इक्वल टू सूत्र डी इक्वल टू μ0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, जहां पर डी बी उस छोटे से अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। μ0 बटे 4 पाई के मान हमको मालूम है, 10⁻⁷ होता है। आई बहने वाली धारा है, डी एल उस अल्पांश की लंबाई है, थीटा एंगल है मालूम है हमको, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण है ये, और आर जो है अल्पांश से उस बिंदु की दूरी है। प्रश्न में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आई का मान दिया हुआ है, आई इक्वल टू दिया हुआ है 8 एम्पियर। डीएल का मान दिया हुआ है, डीएल इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम इसको मीटर में बदल देते हैं, फिर क्या हो जाएगा 1 गुणित 10⁻2 मीटर। और क्या दिया हुआ है, डी इक्वल टू दिया हुआ है 200, आर इक्वल टू दिया है, आर इक्वल टू दिया है 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 मीटर। तो इतना ये सब चीजें दी गई है। और यहां पर जो एंगल है थीटा, अल्पांश के साथ ये जो बिंदु है, ये मिलाने वाली रेखा जो एंगल बना रहा है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, यहां से यहां ये 90 डिग्री है। तो 90 का चूंकि ये एन और ई के बीच है, उत्तर और पूर्व के मध्य है, तो निश्चित तौर पे ये थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अर्थात चूंकि थीटा का मान दिया है 45, इसलिए साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2। ये सब मान दिया हुआ है, इस सब मान को हम सूत्र में रख देते हैं। इसलिए 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू ये हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई, इसकी जो वैल्यू है ये होता है 10⁻⁷ गुणित आई बहने वाली धारा का मान कितना दिया हुआ है 8 एम्पियर दिया हुआ है, तो ये 8 गुणित डीएल, डीएल का मान 1 गुणित 10⁻2 और साइन थीटा का मान हम निकाला हुआ है, इसका मान है 1/√2 अपान आर का मान दिया हुआ है 2, तो आर का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। इसको और आगे हल कर देते हैं अपन। जो मान दिया गया है उसको हमको क्या करना है, सूत्र में रख देना है और कुछ नहीं करना है। इक्वल टू 10⁻⁷ 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁹ 10⁻9 हो जाएगा गुणित 8 गुणित 1/√2
बटे 4, 4 दूने 8 बराबर ये हो जाएगा 10⁻⁻9 इंटू 2/√2। इसको और आगे हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू 10⁻⁹ अपान √2। तो ये कैंसिल हो जाएगा बराबर √2 इंटू 10⁻⁹ और इसको √2 की जो वैल्यू है ये हमको प्राप्त होता है 1.4 गुणित 10⁻9 टेस्ला के बराबर होगा। अर्थात उस 1 सेंटीमीटर तार के टुकड़े के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1.4 गुणित 10⁻9 टेस्ला के बराबर हमको प्राप्त होता है। एक और अंकित प्रश्न ले लेते हैं। एक लंबे सीधे तार में एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को पढ़ लेना अच्छी तरह से। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है। ठीक है। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। बहने वाली धारा I का मान 10 दिया हुआ है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। हम कल पढ़ चुके हैं। कल हमने देखा था कि कोई लंबे रुझिरेखी धारावाही चालक है, उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। हम सूत्र लिख लेते हैं। B इक्वल टू होता है μ0/4π2I/d वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कल हमने ये सूत्र प्राप्त किया था। प्रश्न में साफ लिखा हुआ है कि एक लंबे सीधे तार, तो उसके लिए फार्मूला है, या इसको और लिख सकते हैं B इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू 2I/d। दिया है प्रश्न में क्या क्या दिया है अपन देख लेते हैं। दिया है 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। सीधी सी बात है। I इक्वल टू दिया हुआ है 10 एम्पीयर। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो D इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों मान को हम इस समीकरण में रख देते हैं। मान रखने पर रख दीजिए मान B इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू I का मान दिया हुआ है। बहने वाली धारा का मान कितना है 10
10 एम्पियर दिया हुआ है और डी डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर में चेंज कर देंगे। क्योंकि इसमें यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर रहता तो क्या हो जाता, 10 गुणित 10 घात ऋण 2 हो जाता, ऐसा भी अपन कर सकते थे। तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुणित 10 घात ऋण 7 टेस्ला के बराबर हमको, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, ये आंसर हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार से सबसे पहले अपन को क्या करना है, कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, ये देखना है क्या क्या दिया हुआ है, ये देखना है। अगर एक पद्धति में दिया है, सीजीएस में दिया है तो फिर पूरे सीजीएस में रहेगा, एमकेएस में दिया है तो एसआई पद्धति में दिया है तो एसआई पद्धति में रहेगा। यहाँ पर ये एम्पियर और ये मीटर एसआई सिस्टम में दिया हुआ है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से एक और आंगिक ले लेते हैं। एक 36 पावर लाइन में एक 36 पावर लाइन में जो भूमि से काफी ऊंचाई पर है, जो भूमि से काफी ऊंचाई पर है, 90 एम्पियर की धारा, नब्बे एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। इस लाइन से इस लाइन से 1.5 मीटर की दूरी पर नीचे चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। एक 36 पावर लाइन में जो भूमि से काफी ऊंचाई पर है, 90 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। इस लाइन से 1.5 मीटर की दूरी पर नीचे चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये पृथ्वी है, यहाँ से काफी ऊंचाई पर, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट।
ये पृथ्वी की सतह, सपोज इसको हम पृथ्वी की सतह मान लेते हैं नीचे को, इससे काफी ऊंचाई पर 90 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम, यहां पर जो धारा प्रवाहित हो रही है पूर्व से पश्चिम की ओर 90 एम्पीयर, आई का मान है। इस लाइन से 1.5 मीटर की दूरी पर नीचे, ये लाइन है, इससे कितनी दूरी पर 1.5, ये 1.5 मीटर ये दूरी पर, सपोज इसको हम P मान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इस बिंदु पर हमको, और क्या ज्ञात करना है, इसकी दिशा क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। सूत्र वही है जो हमने पिछली बार, ये भी लंबे धारावाही चालक है, तो सूत्र हो जाएगा B इक्वल टू μ0 बटे 4 पाई 2I बटे D, या इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, या लिखा जा सकता है B इक्वल टू 10⁻⁷ 10⁻⁷ इंटू 2I बटे D। प्रश्न को ध्यान से देखना है क्या क्या दिया हुआ है। दिया है 90 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तो I का मान दिया हुआ है I इक्वल टू 90 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है, इस लाइन से 1.5 मीटर की दूरी पर, ये लाइन हम बना दिए हैं, इस लाइन से कितनी दूरी पर 1.5 मीटर की दूरी पर D का मान दिया हुआ है, D इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो जो मान दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, सूत्र में रख देते हैं। सबसे पहले ग्राफ के द्वारा जरूर आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से कैसी धारा प्रवाहित हो रही है। मान रख देते हैं B इक्वल टू 10⁻⁷ गुणित 2 गुणित I का मान दिया हुआ है 90 बटे D का मान दिया हुआ है 1.5, या इसको और आगे हल कर देते हैं अपन 10⁻⁷ गुणित 20 गुणित 90 बटे 15, ये पॉइंट को हटा दिए तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए, 15×6 = 90। इसको और आगे हल कर देते हैं 10⁻⁷ गुणित 120 या इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन 1.2 इंटू 10⁻, दशमलव लगा दिए तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, 2 जीरो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 गुणित 10⁻⁵ टेस्ला। अर्थात इस धारावाही चालक के कारण 1.5 मीटर की दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 1.2 गुणित 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर होगा। अब इसकी हमको दिशा ज्ञात करनी है। इसकी दिशा क्या होगी, ये धारावाही चालक है, इसमें मैक्सवेल का नियम लगा लो या फिर दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगा लो, और उसके द्वारा हम बता सकते हैं, साफ बता सकते हैं कि ये धारा की दिशा होगी, ये यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर होगी। जो धारा प्रवाहित होगी वो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा में होगी।
इसको आप खुद देख सकते हैं क्या बोलते हैं हम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम से या दाहिने हाथ की हथेली के नियम से आप उंगली को ऐसा लगाकर देख सकते हैं कि जो धारा की दिशा होगी वो निश्चित तौर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी दक्षिण दिशा की ओर होगी। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा होगी हम उसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये कि यदि धारा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं ऐसा, दाहिने हाथ के हथेली के नियम के मुताबिक ये पेन आपको बता रहा है धारा की दिशा को बता रहा है, अंगूठा, ठीक है, इस टाइप का ऐसा, और उंगलियां जो है उस बिंदु को शो कर रही है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निश्चित तौर पे अगर ये पूर्व पश्चिम है तो हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगी इस टाइप का, तो धारा की दिशा होगी दक्षिण दिशा की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा की ओर होगी। तो आप खुद इसको 3 नियम है उसमें से किसी भी नियम को लगाकर आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा कुछ आंकिक प्रश्न। अब हम आगे देखेंगे धारावाही वृत्तीय कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वृत्तीय कुंडली का धारावाही वृत्तीय कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए क्या करते हैं, एक चालक तार को वृत्ताकार मोड़ लेते हैं। चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं अपन। एक गत्ता का टुकड़ा है, क्षैतिज रखा हुआ है, इसमें 2 छेद कर देते हैं और जो चालक है वृत्ताकार चालक उसको इस रूप में 2 छेद में से पार करा देते हैं। इसको अच्छे से बना देते हैं थोड़ा। क्या किया हमने, एक चालक तार लिया, तार को वृत्त के रूप में मोड़ा, वृत्त के रूप में मोड़ने के पश्चात उसको क्षैतिज गत्ते पर 2 छिद्र करके उसको हम इस प्रकार से गुजारते हैं कि इसका जो केंद्र है, जो वृत्त का केंद्र है वो कहाँ पर हो, गत्ते से होकर गुजरे, अर्थात गत्ता जो है उसके केंद्र पर होना चाहिए। जब इस वृत्तीय चालक पर हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं और हम जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, चुंबकीय सुई के द्वारा क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, तो हमें तार के पास इस रूप में सकेंद्रीय वलय के रूप में ये बल रेखाएं प्राप्त होती है। चित्र में देखिए, चित्र को देखिए, यहाँ पर जहाँ पर तार गत्ते में से होकर गुजरा हुआ है, यहाँ पर जो बल रेखाएं हमको प्राप्त होती है वो सकेंद्रीय वलय के रूप में प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम चालक तार से दूर जाते जाते हैं
चुंबकीय बल रेखाओं की वक्रता कम होती चली जाती है। यहाँ से हम दूर जा रहे हैं, देखिए तो उसकी वक्रता कम हो रही है। यहाँ पर भी देखिए इसकी वक्रता कम होती है। और इसके केंद्र पर, ये इसका केंद्र है, यहाँ पर जो यहाँ पर वृत्तीय कुंडली है उसके केंद्र पर जो बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे के इस रूप में ऐसा समानांतर होती है। जब बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है तब हम उसको कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो केंद्र पर वृत्तीय कुंडली, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है क्योंकि बल रेखाएं यहाँ पर समानांतर है, ठीक है। और यह चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है। ये जो क्षेत्र होगा, कुंडली अगर इस रूप में ऐसा, तो ये बल जो क्षेत्र होगा वो कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड कर लिया जाए तो अंदर की ओर होगा। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं कि जब धारावाहिक वृत्तीय कुंडली में इसमें वृत्तीय कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसका जो तल होता है कुंडली के तल के लंबवत होता है। यदि धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, इस दिशा में अगर प्रवाहित हो, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, तो हम देख सकते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाकर ये क्या होगा, कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी उसकी जो दिशा होगी। और यदि एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वामावर्त हो, अगर इसकी जो दिशा होगी वामावर्त होगी, हम इसको इस रूप में ऐसा शो कर सकते हैं, वामावर्त मीन्स, तो क्या होगा, कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, जो इसकी जो दिशा होगी कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार से ये हम चुंबकीय क्षेत्र को देखा। अब हम आगे देखते हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। हमने अभी ये देखा कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होता है। अब हम देखते हैं धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो मान लो एक तार है एक्स वाई, इसको इस रूप में अपन ले लें, ये तार एक्स वाई है, इसको वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है, जिसका केंद्र O, इसका केंद्र O है और इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल r है। इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तीर के निशान की दिशा में I विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही वृत्तीय कुंडली को, इसको चूंकि ये वृत्तीय कुंडली है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसको धारा लूप भी कहते हैं। इसको कहा जाता है धारा लूप या करंट लूप भी कहा जाता है। इसके केंद्र O पर हमें क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें इस धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर अर्थात O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश ए बी जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। मान लो ए बी
कुंडली का हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश है कुंडली का एक अल्पांश है जिसकी लंबाई हमने क्या माना है, dl माना है, जिसकी लंबाई यहां पर dl है। तब बायो सेवर्ट के नियम से, तब बायो पढ़ चुके हैं अपन पहले इसको, बायो सेवर्ट के नियम से इस अल्पांश के कारण बिंदु O पर अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी भी इक्वल टू होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। ये अल्पांश के कारण बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर अल्पांश और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है, हमको मालूम है ये, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू इस छोटे से अल्पांश के कारण हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम छोटा सा अल्पांश लेते हैं, उसके कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये हमको प्राप्त होता है डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। लेकिन हमको मालूम है यहाँ पर जो थीटा का मान होता है, चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर हमको मिला हुआ है, इसलिए 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है, किसी वृत्त की त्रिज्या परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण अंतरित करती, कोण बनाता है। तो यहाँ पर साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए अल्पांश के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी इक्वल टू होगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल बटे आर का वर्ग। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो ये छोटे से अल्पांश के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी दिशा क्या होगी, चूंकि धारा की दिशा इस डायरेक्शन पे है, तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम हो, चाहे दाहिने हाथ की हथेली का नियम हो, यहाँ पर निश्चित तौर पे ये अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, उंगलियां उस बिंदु को इंगित करता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निश्चित तौर पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर लंबवत, इस ब्लैक बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो ये तो हमने प्राप्त किया इस छोटे से अल्पांश के कारण। चूंकि हमें पूरी कुंडली के लिए प्राप्त करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पूरी कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में, हम बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों में इसको बांट देते हैं। ऐसा छोटे छोटे अल्पांशों में इसको विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं। समस्त अल्पांशों के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा वही रहेगी। ये एक अल्पांश कारण इतना निकला, डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल बटे आर का स्क्वायर। तो एक दूसरे अल्पांश के कारण भी इतना ही प्राप्त होगा, तीसरे अल्पांश के कारण, जितने भी अल्पांश हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, सबके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी हमको यही प्राप्त होगा, और उसकी जो दिशा होगी वो भी उसी दिशा में प्राप्त होगी। इस प्रकार से अतः समस्त अल्पांशों के कारण, सभी अल्पांशों को अपन जोड़ देते हैं, समस्त अल्पांशों के कारण
धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, B इक्वल टू सिग्मा डी बी। सभी अल्पांशों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सभी अल्पांशों के कारण प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो B इक्वल टू सिग्मा, मान रख दीजिए dB की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से म्यू 0 बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर का वर्ग। इसको और आगे हल कर दीजिए, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई अपान आर का स्क्वायर सिग्मा डी एल। सिग्मा डी एल मीन्स समस्त अल्पांशों का योग। इसको और आगे हल कर देते हैं अपन। क्या होगा, B इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर सिग्मा डी एल। लेकिन हमको क्या मालूम है, चूंकि सिग्मा डी एल इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डी एल सभी अल्पांशों का योग, मीन्स ये वृत्त की परिधि है। इसका मान होता है किसी वृत्त के लिए 2 पाई आर। ये वृत्त की क्या है, परिधि। मान रख दीजिए, जैसे इसको अपन समीकरण नंबर 2 देते हैं। चलिए, तो समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर 2 में मान रख दीजिए सिग्मा डीएल का, तो B इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई अपान आर का स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। एक आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई 2 पाई आई बटे आर वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये जो समीकरण सूत्र जो प्राप्त हुआ, ये धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। इसको और दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, B इक्वल टू, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई का मान कितना होता है, 10 का घात ऋण 7 होता है। तो इसको हम 10 का घात ऋण 7 के रूप में भी लिख सकते हैं। 10 का घात ऋण 7 2 पाई आई बटे आर वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। एक और अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू और क्या हो सकता है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये म्यू 0 आई बटे 2R वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर जितने भी है 3, 4 और ये 5, ये तीनों एक ही रूप में है। यदि इसमें फेरों की संख्या n है, मान लो ये तो एक ही फेरे के लिए है, यदि इसमें फेरों की संख्या अगर n है तो ये सूत्र इस रूप में भी हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई 2
2πIN/r वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, या b इक्वल टू 10⁻⁷ 2πIN/r वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको एक और रूप में लिख सकते हैं b इक्वल टू μ0IN/2r वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये यदि फेरों की संख्या n है तो ये समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? बी बहने वाली धारा I पर निर्भर है, फेरों की संख्या n पर निर्भर है और r पर भी निर्भर है। तीन कारकों पर निर्भर है। r का मान ज़्यादा होगा तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, बहने वाली धारा का मान ज़्यादा होगा तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा, और फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर इसी को हम CGS पद्धति में अगर लेना चाहें तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू हो जाएगा CGS पद्धति में, CGS पद्धति में इसका मान हो जाएगा 2πIN/r के बराबर होगा। B बराबर हो जाएगा 2πIN/r गास के बराबर इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार से हम आज कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया, साथ ही साथ धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया। धन्यवाद।